गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वायरस। ठीक है, वायरस के बारे में पढ़ेंगे आज। इससे पहले भी आप लोगों ने वायरस के बारे में पढ़ा होगा कि वायरस जो होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी होती है। ठीक है, कि वायरस के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो लिविंग सेल्स की होती है और कुछ प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो इसमें नॉन लिविंग सेल्स की होती हैं। तो आज हम वायरस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि वायरस लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है पॉइजनस लिक्विड। ठीक है, उसके बारे बाद अगर हम वायरस की हिस्ट्री देखें तो सबसे पहले लुईस पास्चर ने 1884 में बताया था कि रेबीज वायरस, जो रेबीज है, जो डिजीज़ होती है रेबीज, वो मेनली वायरस के कारण हुई है। ठीक है, उसके बाद में जो 1892 में इवानोवस्की एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने तंबाकू के अंदर वायरस द्वारा हुई डिजीज़ का पता लगाया था। उन्होंने तंबाकू की कुछ पत्तियां ली थी और उसको किसी सरफेस के साथ रगड़ा था। ठीक है, दूसरी लीफ के साथ, फ्रेश लीफ के साथ रगड़ा था। तो उन्होंने ये देखा था कि बाद में वो डिजीज़ दूसरी लीफ में भी हो जाती हैं। तो जिस डिजीज़ को हम आज के टाइम में टोबैको मोज़ेक वायरस के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में 1935 में स्टेनले नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने टोबैको मोज़ेक वायरस का क्रिस्टलीकरण किया। ठीक है, और उन्हें न्यूक्लियो प्रोटीन प्राप्त करने के लिए नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। मतलब जो इवानोवस्की थे, उन्होंने टोबैको मोज़ेक वायरस में ये तो पता लगा लिया था कि कुछ ना कुछ तो है टोबैको के अंदर जिसके कारण ये एक डिजीज़ दूसरे प्लांट में फैल रही है, लेकिन वो इसको कल्चर नहीं कर पाए थे, आइसोलेट नहीं कर पाए थे। और इसको आइसोलेट बाद में किसने किया था? स्टेनले ने किया था, और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। उसके बाद में हम देखते हैं कि नेचर ऑफ वायरस, कि वायरस का जो नेचर है वो कैसा है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो ग्रेन्युलर है, वायरस जो होते हैं वो ग्रेन्युलर होते हैं। ठीक है, और हम इसको बैक्टीरियल फिल्टर के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, जो वायरस का साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, जिसके कारण हम वायरस को कभी भी बैक्टीरियल फिल्टर के द्वारा सेपरेट नहीं कर पाते, अलग नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जो वायरस है उसके अंदर मेनली डीएनए और आरएनए, सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं। किसी भी टाइप के प्रोटीन, एंजाइम, ये कुछ नहीं पाया जाता। मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो होती है उसके अंदर नहीं पाई जाती। और इस कारण जितनी मतलब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर अगर उसके अंदर प्रेजेंट ही नहीं है तो उसका साइज़ क्या होगा? अपने आप ही छोटा होगा। ठीक है, जैसे बैक्टीरियल सेल में तो बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी कुछ प्रेजेंट थे, सॉरी एब्सेंट थे, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ प्रेजेंट था बैक्टीरियल सेल्स में। लेकिन वायरस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस कारण वायरस का जो साइज़ होता है वो छोटा होता है और हम इसको बैक्टीरियल फिल्टर के द्वारा अलग नहीं कर पाते। उसके बाद में आर्टिफिशियल मीडियम में इसको कल्चर नहीं किया जा सकता। ठीक है, और बैक्टीरिया को हम कल्चर कर सकते हैं लेकिन वायरस को नहीं। तो जो वायरस होते हैं वो मेनली होस्ट स्पेसिफिक होती हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक वायरस जो होता है वो हर एक ऑर्गेनिज्म में या हर एक प्लांट में डिजीज़ फैला दे, ऐसा नहीं होता। हर वायरस के लिए एक होस्ट स्पेसिफिक होता है, वो उसी में डिजीज़ को फैलाता है। ठीक है, जैसे टीएमबी जो वायरस है वो मेनली टोबैको के अंदर ही डिजीज़ को फैलाता है। तो ये क्या है? ये वायरस की एक होस्ट के लिए स्पेसिफिक है। ठीक है, उसके अलावा वो किसी और में डिजीज़ नहीं फैलाएगा। इसके अलावा जो फोर्थ पॉइंट है वो है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के लिए रिस्पॉन्स शो करता है। जो वायरस होते हैं वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के लिए रिस्पॉन्स को शो करते हैं, और इसको कीमो और थर्मोथेरेपी, मतलब कोई भी केमिकल देकर या कोई भी हीट ट्रीटमेंट देकर हम उसको इनएक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद में जो वायरस है वो मेनली ओब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट है। ओब्लिगेट मतलब कोई भी विकल्प नहीं है, कोई भी उसके पास चांस नहीं है पैरासाइट होने के अलावा। और इंट्रासेल्युलर मतलब सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। अगर मान लो ये कोई सेल्स है इस तरह से, तो इन सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है वायरस। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंट्रासेल्युलर पैरासाइट। उसके बाद में वायरस लिविंग और
जो सेल्स के अंदर क्या होता है, लिविंग होता है, और किसी भी सेल्स के बाहर नॉन लिविंग होता है। तो हम इसकी लिविंग प्रॉपर्टीज़ भी देखते हैं कि कौन कौन सी होती है, और नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लिविंग प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। लिविंग प्रॉपर्टीज़ के अंदर इसमें रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। इसके अलावा एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ भी इसमें पाई जाती हैं। इसमें डीएनए और आरएनए पाया जाता है एज ए जेनेटिक मटेरियल। या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन जो होता है वायरस का, वो मेनली लिविंग सेल्स के अंदर होता है, ठीक है, और ये होस्ट स्पेसिफिक है। उसके बाद में नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज़ देखें अगर वायरस की, ठीक है, तो नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज़ में ये होस्ट के बाहर इनएक्टिवेट है। मतलब अगर इसको होस्ट नहीं मिला, कोई भी सेल या कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं मिला जिसमें ये डिजीज़ को फैला सकता है, तो ये उस कंडीशन में इनएक्टिवेट होता है। इसमें फंक्शनल जो ऑटोनॉमी होती है वो एब्सेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल जो होती है वो इसमें एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती। और रेस्पिरेशन भी इसके अंदर मेनली एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता। उसके बाद में कुछ अदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं वायरस की, उसके बारे में भी हम देखते हैं। तो जो वायरस होता है, वायरस के चारों तरफ एक प्रोटीन का कोट होता है, ठीक है। वायरस का जो डीएनए होता है, मान लो ये वायरस का डीएनए है, तो इसका जो डीएनए होता है उसको चारों तरफ से कवर किए हुए प्रोटीन का एक कोट होता है, जिसको हम बोलते हैं कैप्सिड। आपने कभी बैक्टीरियोफाज की स्ट्रक्चर देखी होगी, कुछ इस तरह से होती है, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो बाहर दिखाई देता है ये क्या है, ये कैप्सिड है। और कैप्सिड के अंदर वाली साइड में क्या है, डीएनए है या आरएनए है, ठीक है। तो प्रोटीन कोट पाया जाता है जिसको हम मेनली कैप्सिड बोलते हैं। कैप्सिड जो होते हैं वो कैप्सोमियर से बनते हैं, यानी कि बहुत सारी कैप्सोमियर आपस में मिलके एक कैप्सिड को बनाती हैं। तो कैप्सोमियर इसकी क्या हुई, यूनिट, ठीक है, यूनिट है कैप्सिड की। उसके बाद में जो वेरियस शेप और साइज, जो वायरस होता है, वायरस की बहुत सारी शेप होती है, साइज होता है, अलग अलग होता है। एक टाइप का या जो वायरस है उसका साइज अलग अलग होता है, उसकी शेप भी अलग अलग होती है। सम वायरस आर इनक्लोज्ड बाय एन इनवेलप एंड नॉन इनवेलप। कुछ वायरस के जैसे ये इसका कैप्सिड है, ठीक है, तो कुछ वायरस जो होते हैं उसके चारों तरफ इनवेलप पाया जाता है। इनवेलप का मतलब होता है कि जैसे ये कैप्सिड है, इसके अंदर डीएनए है, ये कैप्सिड और डीएनए जो होते हैं उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, ढके रहती हैं ये एक मेम्ब्रेन द्वारा, जिसको हम बोलते हैं इनवेलप, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरिया तो ऐसी होती हैं जिसके अंदर इनवेलप पाया जाता है, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होती हैं जिनमें इनवेलप नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है। उसके बाद में कुछ वायरस में स्पाइक प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्पाइक जो होते हैं वो इनवेलप के ऊपर कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, जो कि क्या करती है, मेनली सेल्स को, जो वायरस सेल है उसको किसी होस्ट के साथ इंटरेक्ट करने में हेल्प करती है। मान लो कोई वायरस जब किसी होस्ट पे अटैक करेगा तो उसके साथ चिपकने में उसकी हेल्प करती है। उसके बाद में मोस्ट वायरस आर टिश्यू स्पेसिफिक। बहुत सारे ऐसे वायरस होते हैं जो कि टिश्यू स्पेसिफिक होते हैं, जैसे लीवर हिपेटिस वायरस, ठीक है, सभी ने सुना होगा नाम। तो जो लीवर हिपेटिस वायरस होता है वो क्या है, टिश्यू स्पेसिफिक है। इसके अलावा लैक प्रोटीन सिंथेसाइज मशीनरी, इसके अंदर जो होता है प्रोटीन एब्सेंट होते हैं, ठीक है। रेप्लिकेशन करने के लिए भी प्रोटीन जो होती हैं एब्सेंट होती है, इसलिए जो वायरस होता है वो मेनली होस्ट की मशीनरी को यूज़ करता है और उसके बाद में वो रेप्लिकेट करता है। इसलिए तो हम बोलते हैं कि जो वायरस होता है वो लिविंग सेल्स के अंदर जिंदा होता है, रेप्लिकेट करता है, तब उसकी कॉपी बनती है। अगर उसको होस्ट नहीं मिला तो वो होस्ट की मशीनरी को यूज़ कैसे करेगा, और उस टाइम वो रेप्लिकेट नहीं कर सकता, ठीक है। ये रीज़न होता है क्योंकि उसमें कोई भी प्रोटीन वगैरह नहीं पाए जाते जिसके लेकर वो अपनी मशीनरी को यूज़ कर सके, क्योंकि उसमें कोई भी मशीनरी होती ही नहीं है, तो यूज़ कैसे करेगा। उसके बाद में हम देखते हैं वायरस की शेप के बारे में और इसके साइज़ के बारे में। तो अलग अलग टाइप की शेप और साइज़ होती है।
जो बैक्टीरियोफाज T4 है उसका साइज होता है 225 नैनोमीटर। इसकी जो शेप होती है वो टेडपोल देखा होगा, सुना होगा, बिल्कुल वैसी इसकी शेप होती है, या फिर थ्रेड लाइक मतलब धागे नुमा स्ट्रक्चर होती है। इसके अलावा जो एडिनो वायरस है वो मेनली 90 nm, ठीक है। जो रेबीज वायरस है वो मेनली 170x70 नैनोमीटर, ठीक है। बैक्टीरियोफाज M30 जो होता है वो 800x10 नैनोमीटर तक होता है। विरोइड जो होते हैं वो मेनली 300 से 10 नैनोमीटर तक होते हैं। टोबैको मोज़ेक वायरस जो होते हैं वो 250x18 नैनोमीटर, और इसकी जो शेप होती है वो हेलिकल रोड शेप होती है, ठीक है। इसके अलावा जो पोलो वायरस होती है वो मेनली 30 नैनोमीटर तक होती हैं। वैक्सीनिया वायरस जो होते हैं वो मेनली 300x200x100 नैनोमीटर तक होते हैं। प्रियॉन्स का जो साइज होता है वो मेनली 200x20 नैनोमीटर तक होता है। इसके अलावा मम्स वायरस, न्यूकास्टल वायरस जो होती है उनकी शेप हेलिकल रोड लाइक होती है। इसके अलावा जो हर्पस वायरस होती हैं, टर्निप येलो मोज़ेक वायरस होती हैं, या पोलियोमा वायरस जो होती हैं। इसके अलावा 5x174 जो वायरस है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्यूबॉइडल, ठीक है। कुछ इस तरह से जो होती है स्ट्रक्चर इसकी वैसी होती है। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा वायरस, स्मॉल पॉक्स वायरस जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स वायरस होते हैं, ठीक है। सिंपल नहीं होते, कॉम्प्लेक्स होते हैं। इनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है। इसके बाद में हम देखें पॉलीहेड्रल वायरस, जो क्या होते हैं, पॉलीहेड्रल होते हैं। उसके जो हेड होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस, इसके अंदर सिर्फ इन्वलप पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो हेलिकल वायरस होते हैं जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस या फिर रेबीज, इसके अंदर हेलिकल पाया जाता है। इस तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। देखा होगा TMB की स्ट्रक्चर तो पता होगा कि ऐसी स्ट्रक्चर वहाँ पे दिखाई देती है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स में मेनली बैक्टीरियोफाज और स्मॉल पॉक्स वायरस होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। बैक्टीरियोफाज की स्ट्रक्चर में मेनली इस तरह से जो इसकी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, तो ये इसका हेड पोर्शन होता है, ठीक है। ये वाला इसका कॉलर होता है, ठीक है। और ये इसकी लेग, ठीक है, या टेल बोल सकते हो आप, ठीक है, टेल होती है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर होती है बैक्टीरियोफाज की, तो जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। ऐसे ही स्मॉल पॉक्स वायरस की स्ट्रक्चर जो होती है वो भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। अब उसके बाद में बात करते हैं वायरस की स्ट्रक्चर की। तो वायरस की स्ट्रक्चर के अंदर मेनली 2 टाइप होते हैं, कवरिंग और सेंट्रल कोर। कवरिंग मतलब जो उसको कवर करके रखे, चारों तरफ से प्रोटेक्शन दे, कवर करके रखे, उसके बारे में। और जो दूसरी है वो है सेंट्रल कोर। सेंट्रल कोर का मतलब होता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर मेनली क्या क्या प्रेजेंट है, ठीक है। तो कवरिंग के अंदर सबसे पहला है कैप्सिड, ठीक है। कैप्सिड जो होता है इस तरह से स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर DNA पाया जाता है। उसके बाद में इन्वलप जो होता है वो सारे वायरस में तो नहीं पाया जाता, लेकिन कुछ वायरस होते हैं जिनके अंदर इन्वलप पाया जाता है। जैसे यहाँ पे हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस है जिसके अंदर इन्वलप पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में सेंट्रल कोर की बात करें तो सेंट्रल कोर में मेनली न्यूक्लिक एसिड हो सकता है या फिर प्रोटीन एंजाइम हो सकते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड में मेनली या तो DNA होगा या फिर RNA होगा, दोनों में से कोई एक होगा एट द टाइम, ठीक है। दोनों कभी भी प्रेजेंट नहीं होते एक साथ, कोई एक होगा। और दूसरा जो है वो है मैट्रिक्स प्रोटीन और एंजाइम, जो कि कभी कभार कुछ बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। सम वायरस में पाए जाते हैं, ठीक है। सभी वायरस में नहीं होते, कुछ वायरस में ही पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कैप्सिड के बारे में, ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं। तो कैप्सिड जो होती है सबसे जो आउटर मोस्ट होती है, ठीक है। ऑल वायरस हैव कैप्सिड,
जितने भी वायरस होते हैं उनके अंदर कैप्सिड पाया जाता है। ठीक है, कैप्सिड मेनली प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो हम कभी भी पढ़ते हैं, आपने बैक्टीरियोफाज के बारे में पढ़ा होगा कि जब बैक्टीरियोफाज किसी ऑर्गेनिज्म पे अटैक करता है तो वो क्या करता है, अपना प्रोटीन कोड बाहर छोड़ देता है सेल की सरफेस पे, और जो उसका डीएनए होता है सिर्फ वही अंदर जाता है। तो जो वो प्रोटीन कोड उसने बाहर छोड़ा है वो एक्चुअली में क्या है, वो कैप्सिड है। उसको हम एक टर्म में प्रोटीन कोट ना बोल के कैप्सिड बोलते हैं। ठीक है, कैप्सिड। उसके बाद में कैप्सिड एंड न्यूक्लिक एसिड आपस में मिलके न्यूक्लियो कैप्सिड बनाते हैं। ठीक है, कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि कैप्सिड के अंदर ही डीएनए पाया जाता है मेनली, तो वो आपस में मिलके न्यूक्लियो कैप्सिड बनाते हैं। तो हम इसको हेड को न्यूक्लियो कैप्सिड भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें कैप्सिड भी प्रेजेंट है और न्यूक्लिक एसिड भी प्रेजेंट है। इसके अलावा कुछ वायरस के चारों तरफ इन्वेलप भी पाया जाता है। ठीक है, इन्वेलप अभी अभी बताया कि बैक्टीरिया के चारों तरफ एक कवरिंग होती है जिसको हम इन्वेलप बोलते हैं। कुछ में होता है, कुछ में नहीं होता। और जो कैप्सिड जो होता है वो मेनली कैप्सोमियर से मिलके बना होता है। सब यूनिट कैप्सोमियर होती है इसकी, कैप्सोमियर से मिलकर ये बना होता है। उसके बाद में जो कैप्सिड होता है वो मेनली हेलिकल भी हो सकता है, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस के अंदर हेलिकल होता है, और आइकोसाहेड्रल। ठीक है, जैसे बैक्टीरियोफाज के अंदर यहाँ पे होता है। ठीक है, जिसमें मेनली इस तरह से स्ट्रक्चर बनती है। ये सिर्फ हमें एक साइड से दिखाई देता है, इसके दूसरे व्यू से देखेंगे तो जो होते हैं जैसे एक स्ट्रक्चर इसकी दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद में जो कैप्सिड होता है वो मेनली प्राइमरी प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है वायरस की, क्योंकि सभी वायरस के अंदर मेनली कैप्सिड जो होता है वो प्रेजेंट होता ही होता है, चाहे उसमें इन्वेलप हो चाहे ना हो, तो कैप्सिड तो हमेशा प्रेजेंट रहेगा। इसलिए कैप्सिड को हम प्राइमरी प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इन्वेलप। ठीक है, मोस्टली जो एनिमल वायरस होते हैं इन्वेलप उनके अंदर पाया जाता है। एक्सपोज प्रोटीन ऑन आउटसाइड ऑफ द इन्वेलप कॉल्ड स्पाइक। ठीक है, ये क्या करते हैं, कोई भी सेल्स जो होती हैं वो इन्वेलप पे कुछ प्रोटीन रिलीज करती हैं। ये प्रोटीन क्या करती हैं, ये प्रोटीन क्या है, रिसेप्टर है। ये क्या है, रिसेप्टर है। रिसेप्टर का काम क्या होता है, रिसेप्टर का काम होता है मेनली जब दो सेल आपस में इंटरेक्ट करती है ना, कोई भी जब दो सेल आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो वो किसके थ्रू करती हैं, वो मेनली इन रिसेप्टर के थ्रू करती हैं। ठीक है, मान लो कोई दूसरी सेल है, ठीक है, उसके पास लाइगेंड है, लाइगेंड भी होता है। ठीक है, लाइगेंड होता है और ये रिसेप्टर, तो ये इसके साथ आसानी से इंटरेक्ट कर सकती है, जुड़ सकती है। तो रिसेप्टर का काम होता है अटैचमेंट का। ठीक है, तो एक्सपोज प्रोटीन ऑन आउटसाइड ऑफ द इन्वेलप कॉल्ड स्पाइक। इन रिसेप्टर को ही हम स्पाइक बोलते हैं। ठीक है, ये जो दिखाई दे रहे हैं रिसेप्टर, इसको ही हम बोलते हैं स्पाइक। और ये स्पाइक क्या करते हैं, स्पाइक इसेंशियल फॉर अटैचमेंट ऑफ वायरस टू द होस्ट सेल। होस्ट सेल से अटैचमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, इससे ये वायरस जो है वो होस्ट सेल के साथ में अटैच हो जाएगा। अब उसके बाद में फंक्शन देखते हैं इन्वेलप के। तो ये प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को। ठीक है, फंक्शन जो है वो इन्वेलप और कैप्सिड दोनों के दिए गए हैं यहाँ पे। तो ये प्रोटेक्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड को। ठीक है, जब न्यूक्लिक जो वायरस जो होता है वो होस्ट के बाहर होता है तो उस टाइम न्यूक्लिक एसिड किसी कारण डिग्रेडेट ना हो जाए टेम्परेचर के कारण, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मेनली कैप्सिड को यूज़ में लेते हैं। इसके अलावा जो कैप्सिड या इन्वेलप होता है उस पर रिसेप्टर पाए जाते हैं, स्पाइक पाए जाते हैं। तो वो स्पाइक क्या करते हैं, बाइंड करते हैं वायरस को किसी भी सेल्स के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद में जो थर्ड टाइप है वो है न्यूक्लिक एसिड, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो या तो वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक जेनेटिक मटेरियल हो सकता है एट द टाइम, लेकिन दोनों कभी नहीं होंगे एक साथ। तो जिन वायरस के अंदर डीएनए प्रेजेंट है हम उसको बोलते हैं डीऑक्सी वायरस,
एंड कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, सॉरी वायरस ऐसे होते हैं जिनके अंदर आरएनए पाया जाता है, तो हम उसको बोलते हैं राइबो वायरस। ठीक है, तो डीऑक्सी वायरस में मेनली डबल स्टैंडर्ड डीएनए और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, और जो सर्कुलर हो सकता है या फिर लीनियर हो सकता है। इसी के साथ में जो राइबो वायरस है जिसके अंदर आरएनए प्रेजेंट है, मेनली वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है, ठीक है, और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है। जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है वो मेनली एनिमल सेल्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है, एनिमल्स जो सेल है उनके अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, और जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है वो मेनली प्लांट के अंदर पाया जाता है। प्लांट की जो सेल है उनके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस पाया जाता है। तो ये मेनली न्यूक्लिक एसिड के बेसिस पे हमने जो वायरस है उसको डिवाइड किया है टू पार्ट्स में, डीऑक्सी वायरस और राइबो वायरस।